नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले एक छोटे से आइलैंड ताइवान में बहुत ही भयंकर भूकंप आया, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इस करंट अफेयर को कवर करेंगे कि ये भूकंप कितनी तीव्रता का था और इससे क्या क्या नुकसान हुआ। फिर हम देखेंगे कि ताइवान में इतने भूकंप क्यों आते हैं, यहाँ पे जो रिंग ऑफ फायर है उसका क्या रोल है, और इसके साथ साथ अंत में हम ताइवान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ये बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में एक छोटे से आइलैंड ताइवान में मैसिव अर्थक्वेक आया, जिसका मैग्नीट्यूड 7.2 था, जो कि वाकई बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड होता है। ये बहुत बड़ा नंबर है अर्थक्वेक के सेंस में कि 7.2 मैग्नीट्यूड का मैसिव अर्थक्वेक ताइवान में आया है। इससे काफ़ी डैमेज भी हुआ, काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी देखने को मिली। देखिए, इस आइलैंड ताइवान में ये बिगेस्ट अर्थक्वेक था। इससे पहले इतना भयंकर और इतना बड़ा अर्थक्वेक 25 साल पहले आया था, जिसको हम आगे कवर करने वाले हैं। अब देखिए, इसका जो एपिसेंटर था वो एपिसेंटर 18 किलोमीटर साउथ टू साउथ वेस्ट था, हुलियन काउंटी के, जो कि ईस्टर्न ताइवान में पड़ता है। तो बेसिकली ईस्टर्न ताइवान के 18 किलोमीटर साउथ टू साउथ वेस्ट इसका एपिसेंटर था। इस अर्थक्वेक में 9 लोगों की मृत्यु की खबर आई है और 800 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल आफ्टर शॉक्स भी देखने को मिले। एक बार भूकंप आया, उसके बाद भी उसके जो आफ्टर शॉक्स थे, झटके थे, वो एक्सपीरियंस किए गए। और इवन इसमें से एक आफ्टर शॉक तो 6.5 मैग्नीट्यूड का था, तो इसके आफ्टर शॉक भी बड़े खतरनाक थे। अब इस अर्थक्वेक की वजह से जितना डैमेज हुआ है उसे तो अभी तक फुली एसेस किया जाएगा, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि इस अर्थक्वेक की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी और बिल्डिंग्स की भी। अब देखिए, ताइवान जो है वो अर्थक्वेक्स के लिए काफ़ी प्रोन है। ताइवान में छोटे मोटे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अब इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक छोटा सा आइलैंड है, फिर भी यहाँ पे इतने ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ये अर्थक्वेक्स के लिए इतना प्रोन क्यों है? इसका कारण है रिंग ऑफ फायर। ये है रिंग ऑफ फायर, आगे हम मैप में भी देखेंगे। वर्ल्ड के जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उनका 90% इस रिंग ऑफ फायर में आता है, और ताइवान इसी रिंग ऑफ फायर में एक छोटा सा आइलैंड है। क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है, यही कारण है कि यहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक आते हैं। जितने भी पूरी दुनिया में अर्थक्वेक आते हैं उसका वूपिंग 90% दुनिया के अर्थक्वेक सिर्फ इसी रीजन में आते हैं, रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये आइलैंड माने ताइवान और इसका जो सराउंडिंग वाटर है, यहाँ पे 1980 से लेके अभी तक 2000 अर्थक्वेक्स अभी तक आ चुके हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 4 या 4 से ज़्यादा ही था, 4 से कम नहीं था। अभी तो 7 से ऊपर आया, लेकिन नॉर्मली भी यहाँ पे जितने अर्थक्वेक आते हैं उनका मैग्नीट्यूड भी 4 से ज़्यादा ही रहता है, इससे कम नहीं होता। तो 2000 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आ चुके हैं 1980 से लेकर अभी तक इस आइलैंड में या इसके सराउंडिंग वाटर में। इन 2000 में 100 से ज़्यादा तो ऐसे अर्थक्वेक्स थे जिनका मैग्नीट्यूड 5.5 या उससे ज़्यादा था, इससे कम बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, ये है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर जो है वो एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक स्ट्रिंग की तरह है जहाँ पे हज़ारों की संख्या में वोल्केनोज, हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनोज हैं इस एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में, रिंग ऑफ फायर में। अब ये फायर नाम कहाँ से पड़ा? क्योंकि यहाँ पे वोल्केनोज हैं, इसलिए इसको फायर बोलते हैं। ये एक ऐसे रिंग की तरह हुआ स्ट्रिंग है ये, और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में वोल्केनोज हैं, इसलिए इसको फायर नाम दिया गया, रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनोज हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक साइट्स हैं। कई ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स काफ़ी आते हैं। क्या कारण है कि रिंग ऑफ फायर में अर्थक्वेक्स इतने आते हैं? प्लेट्स का इसमें क्या रोल है? आगे हम सारी चीज़ों को विस्तार से देखने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बेसिकली रिंग ऑफ फायर क्या है? ये देखिए, स्ट्रिंग है, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनोज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्केनोज है, वोल्केनोज से आग निकलती है, फायर निकलता है, तो नाम रख दिया गया रिंग
रिंग ऑफ फायर, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे अर्थक्वेक साइट्स भी बहुत हैं। ये जो पूरी की पूरी रिंग ऑफ फायर है ये पैसिफिक ओशियन के अलोंग रन करती है। तो ये सीधा सवाल पूछा सकता है, आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए ये एक सेमी सर्कल है, ये देखिए ये पूरा सर्कल यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये आधा सर्कल है इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है। इसकी शेप को ध्यान से देखिए, किसकी तरह लग रही है, हॉर्स शू की तरह लग रही है। ये होता है हॉर्स शू इस प्रकार से। तो ये देखो इसकी जो शेप है वो थोड़ी थोड़ी हमें किसकी तरह लग रही है, हॉर्स शू की तरह लग रही है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रिंग ऑफ फायर की शेप जो है वो किसकी तरह है, तो हॉर्स शू की तरह है। ये सेमी सर्कल है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर क्या है, एक स्ट्रिंग है, हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनोज है, वोल्केनोज से आग निकलती है। तो रिंग ऑफ फायर काफ़ी अर्थक्वेक साइट्स है यहाँ पे, पैसिफिक ओशियन के अलोंग रन करता है, सेमी सर्कल है, हॉर्स शू इन शेप है और पूरा का पूरा स्ट्रेच कितना है, 40,250 किलोमीटर। अब यहाँ आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये यूरेशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन है। तो ये पूरा का पूरा इस तरफ से ये क्या बना, ये बना रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन आप देख रहे हो, अंटार्कटिका आप इधर देख रहे हो। तो ये है पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर, मैंने गूगल से इस फोटो को लिया था। अब देखिए रिंग ऑफ फायर जो है यहाँ पे काफ़ी टेक्टोनिक प्लेट्स का मीटिंग पॉइंट है। एक आती है टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया, जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए ज्योग्राफी, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, वहाँ पे आपको ये भी मिलेगी। तो अब यहाँ पे रिंग ऑफ फायर जो है यहाँ पे काफ़ी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मीट करती हैं, यहाँ पे काफ़ी मीटिंग पॉइंट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के। अब एग्जांपल के तौर पे यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन, कैरिबियन, जुआन दे फूका, कोकोस, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलियन, नास्का, इंडियन, फिलिपाइन, और इसके साथ साथ और काफ़ी छोटी छोटी प्लेट्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स आ गई, इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं। तो इतनी ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स, ध्यान से देखिए, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, कैरिबियन, अंटार्कटिका, इंडियन, कोकोस, नास्का, जुआन दे फूका, ऑस्ट्रेलियन, फिलिपाइन, इन सारे की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स का यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, माने ये मीट करती हैं। और ये सारी की सारी जो प्लेट्स हैं ये इनसर्कल की जाती हैं एक लार्ज पैसिफिक प्लेट के द्वारा। अभी यहाँ पे जो रिंग ऑफ फायर है 15 कंट्रीज़ इसके थ्रू रन करती हैं, बोलीविया, चिले, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, रशिया, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो अपने आप में पूरा कॉन्टिनेंट है, मगर आपने ध्यान रखना है कि पूछा जाएगा कि बताओ भैया रिंग ऑफ फायर जो है वो कितने देशों को रन करती है, कितने देशों से होते हुए गुजरती है, तो राइट आंसर क्या है, 15 है। अब जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को स्लाइडिंग पास माने स्लाइड करती हैं, उसके वजह से अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे कई बार टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो कोलाइड हो जाती हैं। एक तो आ गया कि यहाँ से ऐसे करके स्लाइड कर गई, दूसरा आया कि यहाँ पे ये क्या कर गई, इस प्रकार से कोलाइड कर गई। एक तो था स्लाइड कर गई, दूसरा आया कि कोलाइड कर गई, तीसरा आया कि मूविंग अबव और बिलो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक टेक्टोनिक प्लेट यहाँ चली है, दूसरी इसके अबव आ गई, मूविंग अबव या फिर मूविंग बिलो, तो इसकी वजह से भी क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो अभी आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया रिंग ऑफ फायर जो है वहाँ पे इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते ही क्यों हैं, तो सबसे पहला आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे काफ़ी टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या है, मीटिंग पॉइंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अभी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कई बार ये एक दूसरे को स्लाइड पास कर जाती हैं, तो जब स्लाइड पास कर जाएंगी तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाएगा। कई बार ये कोलाइड हो जाती हैं, एक दूसरे के यहाँ पे कोलाइड हो गई तो फिर भी अर्थक्वेक आ जाएगा। और कई बार ये एक दूसरे के ऊपर, कई बार एक दूसरे के नीचे, मूविंग अबव मूविंग बिलो, तो ये हो जाता है, कभी ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे चले जाते हैं, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। ये एक कारण है कि रिंग ऑफ फायर में काफ़ी अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। अब हमने बात करी कि ये भूकंप कहाँ पर आया है, ताइवान में आया है। और ये ताइवान कहाँ पे लोकेटेड है, रिंग ऑफ फायर में, जो कि गोल तो बिल्कुल नहीं है, जो मैंने यहाँ बनाया बिल्कुल भी गोल नहीं है, हॉर्स शू शेप है, इस प्रकार का सेमी सर्कल है रिंग ऑफ फायर। तो अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट ताइवान से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि भूकंप कहाँ पर आया है, ताइवान में आया है। देखिए ताइवान का जो ऑफिशियल नेम है वो ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है, मगर चाइना उसको इंडिपेंडेंट नहीं मानता। चाइना बोलता है कि ये हमारे चाइना
चाइना का अभिन्न अंग है। चाइना तो वैसे किस चीज़ को अपना नहीं मानता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश को बोलता है ये अपना है, हालांकि अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का अभिन्न अंग है, फिर भी बिना मतलब के वहाँ बाउंड्री इशू क्रिएट करेगा। भूटान के साथ इसके बाउंड्री इशू हैं, इवन रशिया के साथ भी इसके बाउंड्री इशूज़ हैं। तिब्बत को इसने ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाया है, तो इसलिए अब चाइना जो है वो तो मुझे लगता है मानसिक तौर पे बीमार हो चुका है, किसी भी चीज़ को अपना बनाने लग पड़ता है। पर खैर छोड़िए, अब यहाँ पे जो ताइवान है उसको चाइना अपना मानता है और बहुत से ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑफिशियल नाम है वो ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसकी कैपिटल ताइपई सिटी है। एरिया इसका टोटल 36,191.47 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन की बात करें तो जनवरी 2011 तक इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 2,31,64,628 पॉपुलेशन थी जनवरी 2011 तक। अब थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। 1895 में चाइना जो है वो जापान से हार गया, तो इस समय इस मिलिट्री डिफीट के बाद चाइना को फोर्स किया गया कि ताइवान आप जापान को दे दो, तो उस समय ताइवान जापान के पास चला गया। फिर आता है वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 में जापान का बहुत बुरा हाल हुआ, हिरोशिमा नागासाकी आप सब जानते हैं। तो इसके बाद जो ताइवान है वो दोबारा चाइना के कंट्रोल में आ गया। वर्ल्ड वार 2 को हमने एक अलग वीडियो में कवर करना है, अभी तक कवर नहीं किया है, लेकिन काफ़ी जल्दी कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा वर्ल्ड वार 2 को, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा वर्ल्ड वार, वो प्लेलिस्ट हम बनाएंगे और वहाँ पे सारे वर्ल्ड वार डाल देंगे, जो भी है वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और बाकी भी जो इम्पोर्टेंट वॉर्स हुए हैं, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद ताइवान दोबारा चाइना में चला गया। अब चाइना में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन होता है। 1949 में मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे आने के बाद 2 मिलियन जो नेशनलिस्ट थे वो ताइवान चले जाते हैं और वहाँ पे वो अपनी सरकार को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो सरकार इस्टेब्लिश की जाती है, ये जो चाइना का 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे यहाँ पे सरकार को इस्टेब्लिश किया गया। मगर उस समय ऐसा नहीं था कि ताइवान में कोई भी रहता नहीं था। ताइवान में वहाँ पे एक इंडिजिनस वहाँ की पॉपुलेशन थी, उसके साथ साथ 2 मिलियन से ज़्यादा जो नेशनलिस्ट थे, जो देशभक्त थे, वो मेनलैंड चाइना से भाग के यहाँ पे पहुँच गए क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल आ गया। अब अगले 5 डिकेड्स तक, 5 दशकों तक जो रूलिंग अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने धीरे धीरे जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसे डेमोक्रेटाइज किया, मैंने वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित करी। और जो वहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन थी, जो मैंने आपको बताया कि ताइवान में पहले से जो लोग रह रहे थे, उन लोगों को भी अपने गवर्निंग स्ट्रक्चर में इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। उन्हें मारा कूटा या दबाया नहीं गया, जैसे हम न्यूजीलैंड में देखते हैं, जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखते हैं कि वहाँ के ऑफिशियली जो अमेरिकन्स थे, जो वहाँ के नेटिव्स थे, वो थे रेड इंडियंस, लेकिन आज कोई रेड इंडियन दिखता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ ताइवान में नहीं हुआ। ताइवान में जो वहाँ के लोकल्स थे उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन को गवर्निंग स्ट्रक्चर में। अब 2000 में ताइवान जो है, यहाँ पे सबसे पहले पीसफुल ट्रांसफ़र होती है पावर की। तो पहले जो नेशनलिस्ट थे उनसे पावर कहाँ जाती है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के पास जाती है। अब इस पूरे के पूरे पीरियड में ताइवान काफ़ी प्रॉस्पर हुआ, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी और ये हमारे ईस्ट एशिया का इकोनॉमिक टाइगर बना। मतलब इतनी मेहनत करी और इतना मतलब प्रॉस्पर हुआ ताइवान कि इसको टाइगर तक बोला गया। देखिए ताइवान जो है, यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है हाई माउंटेन्स की। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी आइलैंड नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा माउंटेन्स की कंसंट्रेशन है जितनी आपको ताइवान में देखने को मिलेगी। हाईएस्ट कंसंट्रेशन है हाई माउंटेन्स की पूरी दुनिया में, ये इकलौता ऐसा आइलैंड है। अब यहाँ पे देखो माउंटेन्स इतने ज़्यादा हैं कि इस पूरे आइलैंड का जो 2/3 हिस्सा है वहाँ पे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। 2/3 ऑफ ताइवान इज़ कवर्ड इन माउंटेन्स। 2/3 जो ताइवान है वो माउंटेन्स के द्वारा कवर किया जाता है। अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान में 268 माउंटेन्स हैं, ये टोटल इनका नंबर है 268। अब यहाँ पे जो टॉलेस्ट पीक है वो है यूशान, इसको जेड या जेडे माउंटेन भी बोलते हैं। तो जेड माउंटेन की जो यूशान है वो टॉलेस्ट पीक है ताइवान की। और यूशान जो है वो नॉर्थ ईस्ट एशिया का, ना सिर्फ ताइवान बल्कि नॉर्थ ईस्ट एशिया का भी टॉलेस्ट माउंटेन है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको 4 एक्टिव वॉल्केनिक रीजन्स देखने को मिलेंगे। एक आता है डैटन वॉल्केनिक ग्रुप,
पहले ऐसा माना जाता था कि ये डोरमेंट है, मतलब ये वोल्केनो तो है लेकिन अब इससे आग नहीं निकलती, ये डोरमेंट हो चुका है। मगर 2017 में इस डोरमेंट डैटन वोल्केनिक ग्रुप के नीचे एक मैग्मा का चैम्बर डिस्कवर हुआ, जो कि डाउनटाउन जो ताइपई है, जो मैंने बताया आपको कि कैपिटल है, उससे मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था। तो यहाँ पे पहले माना जाता था कि ये डोरमेंट है, लेकिन अब पता चला कि भैया ये डोरमेंट नहीं है, ये क्या है, ये भी एक्टिव है। फिर एक यहाँ का वोल्केनिक जो रीजन है वो गुईशान आइलैंड है, जिसे टर्टल आइलैंड भी बोलते हैं। फिर 2 नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में अंडर वाटर वोल्केनिक रीजन्स हैं। तो इस प्रकार से ये 4 यहाँ पे इम्पोर्टेंट वोल्केनिक रीजन्स हैं। अब जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है हॉट स्प्रिंग्स की पूरी दुनिया में, वो भी कहाँ पर है, वो भी ताइवान में ही है। यहाँ पे मड हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। फिर पूरी दुनिया में सिर्फ 3 साल्ट वाटर हॉट स्प्रिंग्स हैं, उसमें से एक साल्ट वाटर हॉट स्प्रिंग आपको यहाँ के ग्रीन आइलैंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1935 में डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया था, जहाँ पे 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी, 3000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर जो सेकेंड वर्स्ट अर्थक्वेक था वो 1999 में आया, जिसमें 2415 लोगों की मृत्यु हुई। 30 नवंबर 2018 को चाइनीज़ कल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने यहाँ पे लॉन्गेस्ट रेनबो को रिकॉर्ड किया, जो कितने समय तक रहा था, 8 घंटे 58 मिनट्स तक रहा था। तो लॉन्गेस्ट रेनबो भी कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, ताइवान में। ताइवान में 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें एक आती है ताइवानीज़। ताइवानीज़ को ताऊ, होकिन, होलो, मिनान ये सब भी बोलते हैं। इसके साथ जो बाकी 3 हैं वो हैं मैंडरिन, हक्का और यहाँ पे फॉर्मोसन अबोरिजिनल लैंग्वेजेस। तो ये 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ताइवान को फॉर्मोसा भी बोलते थे, हम आगे भी देखेंगे। 1950 से 90 के दशक में 4 छोटी छोटी जो कंट्रीज़ थी एशिया की, उनमें काफ़ी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, रैपिडली वो कंट्रीज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई। इन 4 कंट्रीज़ को एशियन टाइगर्स बोला जाता है। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं ताइवान, साउथ कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर। अब आप बोलेंगे कि हांगकांग तो कंट्री नहीं है, वेल ऑब्वियसली ये भी कंट्री नहीं है, चाइना के अंडर आती है। हांगकांग के लोग भी आज़ादी चाहते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, लेकिन चाइना इनको भी दबाता है। कुछ साल पहले ही यहाँ पे नया कानून आया गया और वहाँ पे हांगकांग के ऊपर अपना जो इनका रूल था उसको उन्होंने और ज़्यादा सुदृढ़ किया। तो हांगकांग एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन 50 से 90 के दशक में देखने को मिली है और इसको एशियन टाइगर्स में डाला गया। तो 4 एशियन टाइगर्स हैं, ताइवान, साउथ कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर, क्योंकि यहाँ पे 1950 से 90 के दशक में काफ़ी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिली। एक आती है ऊलोंग टी। ये एक पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड टी है। ऊलोंग टी को आप ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच में देख सकते हैं। अब ये वैसे चाइना में भी ग्रो होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ताइवान में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है। तो ये भी एक ताइवान की पहचान है कि ये ऊलोंग टी के लिए भी जाना जाता है। ताइवान में काफ़ी रैपिड डेवलपमेंट हुई। अब रैपिड डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रैश और काफ़ी पोल्यूशन भी हुआ। यही कारण है कि इस आइलैंड को गार्बेज आइलैंड भी कहा जाने लगा। अभी ऐसा नहीं है, पिछले काफ़ी समय से ताइवान ने अपना जो ये ट्रैश, जो गंदगी थी, इसको साफ़ करने के काफ़ी इनिशिएटिव चलाए हैं और अभी इतना ट्रैश नहीं है। अभी थोड़ा बहुत हो सकता है, ओब्वियसली मैं ताइवान गया तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अभी ट्रैश हो सकता है, मगर पहले जितना नहीं है, जितना ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैश पहले वहाँ देखने को मिलता था जब वहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट हो रही थी। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ट्रैश और पोल्यूशन था, इसीलिए इसे गार्बेज आइलैंड भी बोला गया। तो ताइवान को एक समय गार्बेज आइलैंड बोला जाता था, ये आपने ध्यान में रखना है। ताइवान जो है वह वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर्स का और एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स का। देखो, टॉप प्रोड्यूसर है और यहाँ से बहुत पैसा भी ताइवान बनाता है। सेमीकंडक्टर यहाँ पे कितने पाए जाते हैं? पूरी दुनिया का 65% सेमीकंडक्टर ताइवान से आते हैं। पूरी दुनिया के 95% एडवांस कंप्यूटर चिप्स आपको ताइवान में देखने को मिलते हैं, ताइवान में ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये दोनों काफ़ी क्रूशियल आइटम्स हैं, स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, कंप्यूटर्स में, कार्स में, और इस प्रकार से और भी काफ़ी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का और एडवांस कंप्यूटर चिप्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर है ताइवान इन दोनों चीज़ों का, सेमीकंडक्टर्स का भी, एडवांस कंप्यूटर चिप्स का भी। ताइवान का जो पासपोर्ट है उसमें अभी भी जब ऑफिशियल कंट्री नेम आता है तो वो रिपब्लिक ऑफ चाइना भी होता है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है लोगों के मन में, क्योंकि ताइवान अपने आप को बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब भी उन्होंने देश के बाहर अगर कहीं और देश में जाना है तो वहाँ पे उनका जो पासपोर्ट होगा वहाँ पे अभी भी चाइना का नाम आता है। ऑफिशियल जो कंट्री का नाम है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना ही आता है। 2021 में
एक नया पासपोर्ट रिलीज़ किया गया, वहाँ पे ताइवान को बड़े बड़े लेटर्स में लिखा गया, लेकिन वहाँ पे जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको भी स्मॉल फॉन्ट में वहाँ पे रहने दिया। तो यहाँ पे देखो ये ताइवान पासपोर्ट काफ़ी लार्ज लेटर्स में लिखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसे देखेंगे तो इसमें यहाँ ये गोल सा जो है इसके अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना स्मॉल फॉन्ट में लिखा है, मगर लिखा है ऑफिशियली जो कंट्री का नाम है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है। अब आप बोलोगे कि ताइवान चाइना का नाम क्यों लिख रहा है? अगर ताइवान बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं तो फिर वो इस नाम को हटा दे। देखो ताइवान तो बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन पूरी दुनिया के बड़े कम ऐसे देश हैं जो इसकी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ है जिनकी जो गवर्नमेंट है वो अभी भी ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानती है। तो अब क्योंकि ऑफिशियली तुम्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है इंडिपेंडेंट कंट्री, तो फिर आप यहाँ पे अपने देश का नाम सिर्फ नहीं लिख सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा जिस नाम से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारें आपको पहचानती हैं। तो किस रूप में पहचानती हैं? चाइना का आप एक पार्ट हो, एक हिस्सा हो, इस रूप में आपको पूरी दुनिया के अलग अलग देश मानते हैं, पहचानते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम ना लिखो, क्योंकि यही आपकी पूरी दुनिया के देशों की जो सरकारें हैं उनकी नज़र में पहचान है। अब यहाँ पे एक आता है ताइपाई 101। ये देखिए, ये है ताइपाई 101। अभी जो ताइपाई 101 है ये एक समय वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी रही है। अभी ये नहीं है लेकिन पहले कभी रही है। लेकिन ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट ग्रीन बिल्डिंग इसको माना जाता है। अब ग्रीन बिल्डिंग इसको इसलिए नहीं माना जाता है, इसका कलर ग्रीन है। ग्रीन बिल्डिंग इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, यहाँ पे लो कार्बन डाइऑक्साइड की आउटपुट है और लो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है, इसलिए इसको वर्ल्ड की टॉलेस्ट ग्रीन बिल्डिंग बोला जाता है। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि भैया बताओ वर्ल्ड की टॉलेस्ट ग्रीन बिल्डिंग कहाँ पर है? तो ताइवान में है। क्या नाम है? ताइपाई 101 नाम है। ताइपाई 101, ताइपाई को याद रखना आसान है क्योंकि ताइपाई क्या है? कैपिटल सिटी है ताइवान की। अब यहाँ पे बात है ग्रीन बिल्डिंग। ये ग्रीन बिल्डिंग का क्या कंसेप्ट है? देखो ग्रीन बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी। ये जो एक ग्रीन बिल्डिंग की डेजिग्नेशन है इसको लीड देता है, जो स्टेटस है ना ग्रीन बिल्डिंग का, कौन बताएगा कि XYZ बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है कि नहीं है? तो ये लीड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। ये वो एजेंसी है जो ये डेजिग्नेट करती है कि XYZ जो आपके पास बिल्डिंग है वो ग्रीन बिल्डिंग है कि नहीं है। जो स्टेटस है ग्रीन बिल्डिंग का वो डेजिग्नेट किया जाता है लीड के द्वारा, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। अब आता है मात्सू। ये है मात्सू, ये माता मानी जाती है। इसको फिशरमैन और सी की गॉडेस माना जाता है, माता माना जाता है। इसकी पूरे ताइवान में पूजा होती है। ताइवान के एक पैटर्न सेंट कंसीडर किया जाता है मात्सू को, और हर साल इनका जब बर्थडे होता है तो इनॉर्मस बहुत बड़ा पिलग्रिमेज यहाँ पे सेंट्रल ताइवान में होता है। ताइवान जो है इसको फॉर्मोसा भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। 1542 से लेकर तो 20th सेंचुरी तक ताइवान का नाम फॉर्मोसा था। ताइवान जो है वो 1949 से लेकर तो 1987 तक मार्शल लॉ के अंडर था। ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड है मार्शल लॉ का पूरी हिस्ट्री में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड कितना है मार्शल लॉ का पूरी दुनिया में। सेकेंड लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में मार्शल लॉ का ये है जब ताइवान में 1949 से 87 तक मार्शल लॉ लगा था। फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड क्या है कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक करिएगा। अब 69 ईयर्स पहले यहाँ पे 2/28 ये डेट है, 28 तारीख दूसरा महीना, 30,000 सिविलियंस को मारा गया था ताइवान में चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाइना के सरकार के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से 30,000 सिविलियंस को मार दिया गया था। 2/28 तारीख दूसरा महीना। तो इस इंसिडेंट को 228 इंसिडेंट, ये इसको एक नाम दिया गया था 228 इंसिडेंट, 228 इंसिडेंट। अभी इसको पीस मेमोरियल डे की तरह कोमेमोरेट किया जाता है। 30,000 सिविलियंस बहुत बड़े होते हैं जब एक सरकार के द्वारा मार दिए जाएं, तो इसको पीस मेमोरियल डे की तरह कोमेमोरेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा 228 इंसिडेंट ये किससे जुड़ा है? ये ताइवान से जुड़ा है। तैनन जो है ये एक सिटी है, इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। इसे 1624 में डच ईस्ट इंडियन कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था। ताइवान की ओल्डेस्ट सिटी मानी जाती है ताइनान। इसकी काफ़ी रिच हिस्ट्री है, काफ़ी रिच कल्चर है, काफ़ी रिच आर्किटेक्चर है और यहाँ पे काफ़ी हेरिटेज साइट्स भी हैं।
ये आइलैंड जो है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है। ध्यान रखना आपने कि जो ताइवान है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या करता है, क्रॉस करता है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने देखा कि ताइवान में अभी जो भूकंप आया है, जो अर्थक्वेक आया है, ये कितने रिक्टर स्केल पर आया, इसका कारण क्या था, कितना डैमेज हुआ। फिर हमने देखा कि ताइवान जो है वो क्यों प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए, क्योंकि रिंग ऑफ फायर में है। रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे। अंततः हमने देखा ताइवान की हिस्ट्री और ताइवान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। हम सारी की सारी वीडियोज़ को इन डेप्थ कवर करते हैं, हर एक चीज़ को विस्तार से कवर करते हैं, इसलिए आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो जीके, करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।